सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, यानी कि जो भी अक्षम लोग हैं, उन डिसेबल्ड लोगों को वे सुविधाएं या वे रिलैक्सेशंस, वे छूट दिए जाने चाहिए जो कि एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को प्राप्त है। उसी के लिए टाइटल दिया गया है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला क्यों आया है? फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, कि भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, उन्हें भी जो है उस तरह की छूट दी जानी चाहिए जो कि एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट डिड वेल, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब है विस्तार करना, टू एक्सटेंड टू द डिसेबल्ड द रिलैक्सेशंस गिवन टू एससी एसटी, कि जो रिलैक्सेशन, जो रियायतें या जो छूट एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को मिले हुए हैं, वे रियायतें या उन छूटों को डिसेबल्ड लोगों तक पहुंचाकर, डिसेबल्ड लोगों तक विस्तार करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है अच्छा किया कि भाई ये जो डिसेबल्ड लोग हैं इन्हें भी वे ही अवसर उपलब्ध होने चाहिए कि भाई विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं या फिर विभिन्न जो रोजगार के अवसर हैं, उन रोजगार के अवसरों में डिसेबल्ड लोगों को भी एससी एसटी कम्युनिटी के समान छूट मिलनी चाहिए। इन होल्डिंग, होल्ड का मतलब है बरकरार रखना किसी चीज को, इन होल्डिंग है ना, इस चीज को देखते हुए, इस चीज को बरकरार रखते हुए, दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, कि भाई वे लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं, जो कि झेल रहे हैं, किसको? किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को झेल रहे हैं, आर एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम। एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है हकदार होना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे लोग जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को झेल रहे हैं वे हकदार हैं, किस चीज़ के? द सेम बेनिफिट्स एंड रिलैक्सेशन, कि भाई उन्हें भी वे फायदे और वे रिलैक्सेशन से मिलने चाहिए एज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, एज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, उन्हें जो फायदे मिल रहे हैं ना, वे फायदे विभिन्न डिसेबिलिटी झेलने वाले लोगों को भी मिलने चाहिए। तो ऐसा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, इस तरह का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना है, किस चीज़ को पहचाना है? द ट्रेवल्स, ट्रेवल्स का मतलब होता है कि भाई किन कष्टों से है ना, उनके कष्टों को पहचाना है। डिसेबल लोग जो हैं, उनके डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके कष्टों को पहचाना है। ट्रेवल्स का मतलब है कठिनाइयाँ, परेशानियाँ ऑफ द डिसेबल्ड, कि भाई ये जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें कितनी परेशानियाँ आती हैं, किस चीज़ में? इन एक्सेसिंग, एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुँच, है ना, एक तरीके से प्राप्त करना। इन एक्सेसिंग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, कि भाई रोजगार पाने में या शिक्षा पाने में डिसेबल्ड लोग जो हैं उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना, रिगार्डलेस ऑफ, है ना, इस बात की, इसको तो छोड़ो ही सही, रिगार्डलेस मतलब बिना इस बात की फिक्र किए, इस बात को तो जाने ही दो, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, कि डिसेबल्ड लोग चाहे उनका सोशल स्टेटस कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, चाहे उनका सोशल स्टेटस, चाहे उनका सामाजिक दर्जा, डिसेबल्ड लोग जो हैं उनका सामाजिक दर्जा चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है शिक्षा पाने में और रोजगार के अवसर पाने में। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है कि भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें भी वे ही रिलैक्सेशंस दिए जाने चाहिए जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, इस चीज़ को पहचाना है सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी कठिनाइयों को पहचाना है। आगे देखते हैं। Even though drawn from all sections of society, those suffering from the several categories of disability recognized by law have always been an underprivileged and underrepresented section, even though drawn from all sections of society। अब देखो इसका मतलब ये है कि ठीक है, यद्यपि अगर हम देखें, इवन तो हालांकि ड्रॉन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को अगर हम देखें, है ना, समाज के विभिन्न तबकों से, ऑल सेक्शन का मतलब यहाँ पे विभिन्न वर्ग या विभिन्न तबके, कि समाज के विभिन्न तबकों से अगर हम लोगों को देखें, दोज सफरिंग फ्रॉम सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, दोज वे लोग सफरिंग फ्रॉम द सेवरल कैटेगरीज, सेवरल का मतलब है विविध, कई, कि वे लोग जो कि डिसेबिलिटी की विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज में आते हैं जिनको कि कानून के द्वारा पहचाना गया है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, कि भाई कानून के तहत समाज के विभिन्न लोग जो कि ऐसी कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज़ की कई कैटेगरीज बना रखी हैं हमने कानून के अनुसार, तो उन कैटेगरीज में जो भी आते हैं तो वे सारे के सारे लोग हैव ऑलवेज बीन एन अंडर प्रिविलेज, प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेषाधिकार प्राप्त, अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब है कि भाई जिनको कि विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न
डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको एक तरीके से हमने कानून में जो है पहचाना भी है कि भाई कानून के अनुसार हमने विभिन्न कैटेगरीज बनाई हैं डिसेबिलिटीज़ की और उनको पहचाना है, लेकिन इनके बावजूद भी वे लोग जो हैं हमेशा विशेषाधिकार से वंचित रहे हैं। एंड अंडर रिप्रेजेंटेटेड सेक्शन, कि भाई ठीक है डिसेबल्ड लोगों को हमने जो है कुछ रियायतें दी हैं, इन रियायतें देने के बावजूद भी उनका प्रतिनिधित्व जो है शैक्षणिक क्षेत्रों में और रोजगार के क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व जो है ना वो बहुत कम रहा है। अंडर रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है, किसी का प्रतिनिधित्व करना। अंडर रिप्रेजेंटेड का मतलब है कि भाई जितना समुचित प्रतिनिधित्व उन्हें मिलना था ना वो नहीं मिला है। ए फैक्ट, यह एक ऐसा तथ्य है, ए फैक्ट नोटिफाइड इन ऑफिशियल स्टडीज इन द पास्ट, कि अगर हम बीते समय की बात करें तो बीते समय में विभिन्न अध्ययन जो किए गए हैं उन अध्ययनों में ये बात सामने आई है। ए फैक्ट, ये एक ऐसा तथ्य है नोटिस्ड, जिसको कि देखा गया इन ऑफिशियल स्टडीज, कि आधिकारिक रूप से बीते पिछले समय में जो भी अध्ययन हुए उन अध्ययनों में इस तथ्य को देखा गया कि समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको न तो विशेषाधिकार मिले हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व भी हमेशा अंडर रिप्रेजेंटेटेड रहा है, यानी कि उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। रिसेंटली, अभी हाल ही की अगर हम बात करें, द टॉप कोर्ट कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। रूल का मतलब है फैसला देना। दैट द दिल्ली हाई कोर्ट हैड करेक्टली डिसाइडेड इन 2012, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया था। दिल्ली हाई कोर्ट हैड करेक्टली डिसाइडेड इन 2012, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में एक फैसला दिया था। उस फैसले के संबंध में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल अच्छा किया था, बिल्कुल ठीक फैसला दिया था। दैट, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में क्या फैसला दिया था वो देखते हैं हम। दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड, 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वे लोग जो कि पीड़ित हैं, सफरिंग फ्रॉम का मतलब है पीड़ित हैं या फिर झेल रहे हैं डिसेबिलिटीज़, कि विभिन्न लोग जो कि विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को झेल रहे हैं, आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड, वे सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। एंड आर देयरफॉर, और इसीलिए एट द वेरी लीस्ट, कम से कम एंटाइटल्ड टू द सेम बेनिफिट्स एज गिवन टू द, और इसीलिए कम से कम उतने बेनिफिट के हकदार हैं, एंटाइटल्ड टू द सेम बेनिफिट्स, उन समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, एज गिवन टू द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट, कि भाई जो बेनिफिट्स हमने शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दे रखा है वही लाभ जो है हमें इन व्यक्तियों को भी देना चाहिए। ये 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बात कही थी कि भाई जो भी लोग डिसेबिलिटीज से पीड़ित हैं वे एक तरीके से सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं और कम से कम उन फायदों के हकदार हैं जो फायदे या जो रिलैक्सेशंस हमने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को दे रखी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही थी 2012 में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कही गई इस बात के लिए कहा कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर it took the view that when SC candidates get a relaxation of a certain percentage of marks to qualify for admission, the same relaxation shall apply to disabled candidates too। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, therefore it took the view, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा है ना। it took the view का मतलब है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा that when, कि जब कोई भी SC कैंडिडेट्स को जब किसी भी तरह की छूट मिलती है ऑफ ए सर्टेन परसेंटेज, कि भाई जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन होना है तो उस कॉलेज में एडमिशन होने के लिए क्या है SC कैंडिडेट को कुछ परसेंटेज में कुछ छूट दी जाती है ना, या कुछ मार्क्स टू क्वालिफाई कि भाई इस एग्जाम में आपके थोड़े कम नंबर हैं तो भी आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा फॉर एडमिशन। तो वही छूट द सेम रिलैक्सेशन शैल अप्लाई, तो वही छूट डिसेबल्ड लोगों के लिए भी लागू होगी। शैल अप्लाई टू डिसेबल्ड कैंडिडेट्स टू, यही छूट जो कि SC कैंडिडेट्स को विभिन्न एडमिशन के दौरान दी जाती है, परसेंटेज में किसी तरह की कोई छूट मिलती है, तो यह छूट डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी लागू होगी। इन द 2012 केस, 2012 के केस की अगर हम बात करें, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना उस फैसले की अगर हम बात करें बिफोर द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, तो देखो उस दौरान क्या हुआ था 2012 में। ए यूनिवर्सिटी हैड अलाउड ए 10% कंसेशन, वही कंसेशन का मतलब होता है छूट है ना, 10% कंसेशन इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर SC कैंडिडेट्स। तो देखो क्या हुआ था,
ए यूनिवर्सिटी 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, वो फैसला किस संबंध में दिया गया था? उस फैसले में ये हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, 10% की छूट दी थी, 10% कंसेशन दिया गया था, है ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी, कि भाई जो मिनिमम योग्यता होती है ना, उस मिनिमम योग्यता में 10% की छूट एक यूनिवर्सिटी के द्वारा SC ST कैंडिडेट्स के लोगों को दी गई थी, एंड 5% कंसेशन फॉर डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स, और 5% की छूट प्रदान की गई थी उस यूनिवर्सिटी द्वारा डिसेबल्ड लोगों को, डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स को, है ना, कि भाई जो भी डिसेबल्ड उम्मीदवार थे उन लोगों को। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये भेदभाव है, आप SC ST कैंडिडेट्स के लोगों को 10% छूट दे रहे हो, तो आपको ये जो डिसेबल्ड लोग हैं इन्हें भी 10% की छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। द हाई कोर्ट रूल्ड, यहाँ पे रूल का मतलब मैंने आपको बताया फैसला देना, है ना। द हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब है भेदभाव से संबंधित ट्रीटमेंट, है ना, कि ये जो बर्ताव था ना, कि भाई यूनिवर्सिटी का जो बर्ताव था, ट्रीटमेंट था, ये एक अंतर से भरा हुआ था, है ना, इसमें एक तरीके से भिन्नता थी कि भाई 10% छूट दी जा रही है SC और ST कैंडिडेट्स को, और 5% दी जा रही है डिसेबल्ड लोगों को। तो द हाई कोर्ट रूल्ड, हाई कोर्ट ने फैसला दिया अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि यह जो अंतर, मतलब ये एक ऐसा ट्रीटमेंट था जिसमें कि अंतर देखने को मिल रहा था, तो इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने फैसला दिया। टर्मिंग का यहाँ पे मतलब है करार देते हुए किसी चीज को, टर्मिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को कहा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी जो कर रही है कि 10% छूट आप देते हो SC और ST कैंडिडेट्स लोगों को, और 5% छूट आप देते हो डिसेबल्ड लोगों को, तो यह एक तरीके का आपका जो बर्ताव है यह भेदभावपूर्ण है। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, है ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्या कहा, यूनिवर्सिटी के इस तरह के रवैये को कहा कि भाई ये जो है आपका रवैया जो है भेदभावपूर्ण है। द लार्जर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वाज दैट विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। अब देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, इसके पीछे आप क्या कह सकते हो कि क्या सिद्धांत था इसके पीछे? द लार्जर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, इसके पीछे अगर हम सिद्धांत की बात करें तो इसके पीछे ये सिद्धांत था दैट विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन, इम्पार्ट का मतलब है प्रदान करना, विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन टू दोज, कि उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज दिए बिना, ऐसे लोग जो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज, कि ऐसे लोग जो विभिन्न तरह की डिसेबिलिटीज से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जो विभिन्न तरह की डिसेबिलिटीज को झेल रहे हैं, उनको अगर हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं, देयर कैन नॉट बी एनी मीनिंगफुल एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? लागूकरण। किसी चीज को जब लागू किया जाता है ना, किसी कानून को, किसी सिद्धांत को, उसको हम बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स। तो अगर इन डिसेबल्ड लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो देयर कैन नॉट बी एनी मीनिंगफुल का मतलब है सार्थक एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स, है ना। तो हमने डिसेबल्ड लोगों को जो अधिकार प्रदान किए हैं ना, उन अधिकारों का लागूकरण भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, ये डिटेल कहना चाह रहा है। देयर कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स का मतलब है यहाँ पे अधिकार, कि भाई डिसेबल्ड लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का लागूकरण ठीक तरह से नहीं हो सकता। कि भाई डिसेबल्ड लोगों को हमने क्या अधिकार दिए हैं? बोथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान के तहत हमने इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। द देन प्रिवेलिंग का मतलब है व्याप्त होना, कि उस समय जो कानून मौजूद था, एंड द देन प्रिवेलिंग 1995 लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, कि भाई 1995 के दौरान जो कानून मौजूद था, है ना, व्याप्त था, ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द डिसेबल्ड एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। तो 1995 के अगर हम कानून की बात करें तो उस कानून में क्या बात की गई थी? उस कानून में बात की गई थी कि भाई ये जो डिसेबल्ड लोग हैं, इन्हें समान अवसर प्रदान किए जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और साथ ही साथ रक्षा की जाए। किस चीज़ की रक्षा की जाए? उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। तो संविधान ने भी इनके अधिकारों की रक्षा की बात की है। इसके अलावा 1995 का जो कानून था, उस कानून ने भी कहा है कि भाई डिसेबल्ड लोग जो हैं उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए, इसके अलावा उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को देखा कि यदि हम इन लोगों को शिक्षा में जो है अगर रियायत नहीं देते हैं, इन लोगों को अगर हम ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं जिनके माध्यम से इन्हें पर्याप्त शिक्षा मुहैया हो सके, तो जो है इनका जो अधिकार है ना, उनके अधिकारों का लागूकरण ठीक से नहीं हो पाएगा।
आगे देखते हैं। इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल, इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल नाउ दैट अ फ्रेश लॉ दैट इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब है लागू होना किसी चीज का, कि भाई इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल का मतलब है अब ये जो बात है और ज्यादा लागू हो सकती है। नाउ अब, दैट ए फ्रेश लॉ दैट एम्स फॉर ए ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, कि नाउ ए फ्रेश लॉ, कि भाई अब एक हमारे पास एक नया कानून है, दैट एम फॉर, कि भाई इस कानून का जो है उद्देश्य क्या है, कि अब हमारे पास एक नया कानून है और इस कानून का उद्देश्य क्या है, ए ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, ए ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या है, परिवर्तनकारी है ना, बदलने वाला, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के माध्यम से एक तरीके से जो कानून निर्मित हुआ है, और ये कानून का उद्देश्य क्या है, ये इस कानून का उद्देश्य है कि भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक बदलाव आए। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इज इन प्लेस। तो ये जो कानून था ना हमारा, कौन सा, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, 2016 का ये कानून है हमारा, कौन सा, राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इज इन प्लेस। तो इज इन प्लेस का मतलब है कि अब जो है ये मामला जो है ठीक तरह से लागू होगा, ये डिटेल कहना चाह रहा है कि इट कैन ओनली बी नाउ, इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल, कि ये जो हमारा 2016 का कानून है ना, यह अब बेहतर तरीके से जो है लागू हो सकेगा। ये हम कह सकते हैं कि अब अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले के माध्यम से 2016 का ये जो हमारा कानून बना हुआ है ना, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, तो ये जो है बेहतर तरीके से लागू हो सकेगा। आगे देखते हैं। एक काउंटर पॉइंट, काउंटर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने कुछ आर्ग्यू किया, आपने उसका उल्टा आर्ग्यू किया, है ना, तो मतलब एक तरीके से अपोजिट आर्ग्यूमेंट कह सकते हो आप इसे। एक काउंटर पॉइंट टू द आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब है समाप्त करना, द डिस्टिंक्शन का मतलब है अंतर या फिर भेद, बिटवीन द डिसेबल्ड एंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अराइज, में अराइज का मतलब है उठ सकता है, पैदा हो सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ लोग हैं वे ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, कुछ लोग जो है वे ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस फैसले के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतर को समाप्त कर दिया। एलिमिनेट का मतलब है समाप्त कर देना, कि जो भेद था ना कि डिसेबल्ड लोग, इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, इनमें जो अंतर था, इस अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। तो इस अंतर ने, ये जो अंतर समाप्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके प्रति जो है एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। मे अराइज का मतलब एक आर्ग्यूमेंट जो है खड़ा हो सकता है फ्रॉम दोज, उन लोगों की तरफ से, क्वेश्चनिंग, जो कि सवाल कर रहे हैं, द अटेम्प्ट टू इक्वल फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी विथ सोशल डिसेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी सफर्ड बाय मार्जिनाइज्ड सेक्शंस फॉर सेंचुरीज। अब देखो कि भाई देखो कुछ लोग जो हैं वह इस तरह का तर्क दे सकते हैं, कुछ लोग जो है वे इस तरह का तर्क दे सकते हैं फ्रॉम दोज क्वेश्चनिंग द अटेम्प्ट टू इक्वल। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इक्वेट, बराबर करने की कोशिश की है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, कि भाई फिजिकल डिसेबिलिटी अलग बात होती है, मेंटल डिसेबिलिटी अलग बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से क्या कहा है कि जो भी फिजिकली रूप से डिसेबल हैं उनको भी छूट दी जाएगी। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, जरूरी थोड़ी है वो मेंटल रूप से भी डिसेबल हो, मानसिक रूप से हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और आपने क्या किया, इन हो सकता है कोई डिसेबल व्यक्ति है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आपने उसको क्या किया, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ इक्वल किया, कर दिया, तो एक तरीके से भेदभाव नहीं कर दिया आपने। कुछ लोग इस तरह का तर्क दे सकते हैं ना, मेंटल डिसेबिलिटी विथ द सोशल डिसेबिलिटी, है ना, सामाजिक भेदभाव, एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से, ये जो अनटचेबिलिटी का मतलब ये जो अछूत माना जाता है ना कुछ लोगों को पारंपरिक रूप से, वो है एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी सफर्ड बाय, जो कि झेला गया है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का मतलब है समाज का निम्न तबका, जिसके साथ ऐतिहासिक रूप से, जिसके साथ पारंपरिक रूप से भेदभाव बरता गया है ना, सामाजिक दृष्टि से जिसे हेय समझा गया, सामाजिक दृष्टि से जिसे नफरत की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जिसे किसी भी तरह का दर्जा नहीं दिया गया ना, फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों से। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक ये तर्क जो है, एक ये पॉइंट जो है कुछ लोगों के द्वारा दिया जा सकता है। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है यहाँ से और यहाँ तक, है ना। इसका सार ये है कि यहाँ से यहाँ तक एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, यह सामाजिक दृष्टि से इनके साथ कई शताब्दियों तक जो है
अनटचेबिलिटी, अनटचेबल जैसा व्यवहार किया गया, अछूतों जैसा व्यवहार किया गया, तो इन लोगों को क्या इन लोगों के साथ इक्वल करना ठीक रहेगा? भाई ये लोग जो हैं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सोशल डिसेबिलिटी से पिछड़े हुए हैं, कि जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं ये जो है ना सोशल डिसेबिलिटी के शिकार हैं सामाजिक रूप से। तो क्या ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो डिसेबल्ड लोग हैं ना, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो इन फिजिकली डिसेबल्ड लोग जो हैं ये मेंटली डिसेबल्ड थोड़ी हैं, तो क्या इनको इक्वल करना ठीक होगा? ये एडिटोरियल ऐसा कुछ जो है सवाल खड़ा कर सकते हैं, ऐसा आर्गुमेंट कुछ लोगों के द्वारा दिया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन फ्रॉम ए ट्रेडिशनली प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। देखो क्या मतलब इसका, ट्रेडिशनली प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, पारंपरिक रूप से, प्रिविलेज्ड का मतलब है विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय। भाई हो सकता है कोई व्यक्ति फिजिकली जो है डिसेबल्ड हो, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी समस्या से पीड़ित हो, लेकिन हो सकता है वो समाज के किसी उच्च तबके से हो, ऐसा तबका जिसे पारंपरिक दृष्टि से, भाई कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे पारंपरिक दृष्टि से ऊंची जाति माना जाता है ना, पारंपरिक दृष्टि से वह व्यक्ति हो सकता है किसी ऊंची जाति से संबंधित हो, पारंपरिक रूप से जिसे ऊंची जाति माना जाता है। तो ऐसे हालातों में कि भाई किसी व्यक्ति का सामाजिक दर्जा अच्छा है लेकिन वह डिसेबल्ड है, तो अब उसका सामाजिक दर्जा पारंपरिक रूप से अच्छा रहा है तो उसकी शिक्षा भी अच्छी हुई होगी, तो वह जो है उसको एक स्पेशल छूट मिल जाएगी, उससे जो है एक विशेषाधिकार ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, कि भाई कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, मानो कि वो व्यक्ति जो है किसी पारंपरिक रूप से एक तरीके से आप कह सकते हो प्रिविलेज, विशेषाधिकार प्राप्त समाज से संबंधित है ना, कि वो हो सकता है भाई किसी ऊंची जाति से संबंधित हो, तो मे गिव, तो उनको जो है मिल सकता है, मे गिव देम एन एडवांटेज, तो उन लोगों को जो डिसेबल्ड हैं और ऊंची जाति से संबंधित हैं उन्हें ज़्यादा फायदा मिल सकता है, गिव देम एन एडवांटेज ओवर, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फायदा मिल सकता है दोज सफरिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटी, दोज सफरिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे लोग जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से, सोशल डिसेबिलिटी का मतलब है कि भाई जो सामाजिक रूप से डिसेबल्ड है, सामाजिक रूप से डिसेबल्ड होने का मतलब है ऐसे लोग जिन लोगों के साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार किया गया है ना, जिन लोगों को अनटचेबिलिटी झेलनी पड़ी, यानी कि जो कि एक तरीके से जिन लोगों को निम्न जाति का माना गया। तो यही एक उदाहरण के माध्यम से एडिटोरियल स्पष्ट करना चाह रहा है कि भाई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि समाज के ऊंचे तबके से संबंधित हों, अब अगर वे फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उन्हें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा बजाय उन लोगों के जो कि निम्न जाति से संबंधित हैं, या फिर आप कह सकते हो जो कि सोशली डिसेबल्ड हैं। आगे देखते हैं। हाउएवर दिस में नॉट ऑलवेज बी द केस, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि हमेशा ये केस नहीं हो सकता। हाउएवर दिस में नॉट ऑलवेज बी द केस, आप ये नहीं कह सकते हमेशा जो है यह केस नहीं हो सकता। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड साइटेड, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात का हवाला दिया था, है ना, साइटेड का मतलब है हवाला देना, है ना, इस बात का एक तरीके से उदाहरण देना। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड साइटेड द एब्सेमली लॉ, एब्सेमली का मतलब क्या होता है? एब्सेमली का मतलब होता है बहुत ही निम्न, मतलब एब्सेमली का मतलब होता है बहुत ही गहरे रूप से लो लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स अमॉन्ग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात का हवाला दिया था कि ये जो विभिन्न लोग हैं ना, जो कि विभिन्न तरह की डिसेबिलिटीज से पीड़ित हैं, इन लोगों में लिटरेसी रेट है ना, लो लिटरेसी, इन लोगों में साक्षरता की दर जो है, इसके अलावा रोजगार की जो दर है वो बहुत ही कम है। एब्सेमली लो का मतलब है, लो का मतलब है कम, और एब्सेमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को कहा था, क्या बात कही थी? दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो भी लोग किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, इन लोगों में क्या है कि साक्षरता की दर और रोजगार की दर बहुत कम है। एजुकेशनल इंडिकेटर्स कैप्चर्ड इन द 2000 सेंसस, सेंसस का मतलब है जनगणना, कि भाई इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? सूचक, है ना, जो किसी चीज़ को दिखाता है। कि भाई अगर हम शैक्षिक एजुकेशनल इंडिकेटर्स की बात करें, है ना, कैप्चर्ड इन 2001, जिनको कि 2001 में कैप्चर किया गया है ना, 2001 की जनगणना को अगर हम देखें तो उसमें शिक्षा से संबंधित जो आंकड़े हैं उन पर अगर हम नज़र डालें तो वे क्या दिखाते हैं? शोड दैट इलिटरेसी अमॉन्ग द डिसेबल्ड वाज मच हायर। तो 2001 के जनगणना के आंकड़े, है ना, एजुकेशनल इंडिकेटर्स हमें ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? कि असाक्षरता, इलिटरेसी का मतलब है असाक्षरता, किन लोगों के बीच? अमंग द डिसेबल्ड लोगों के बीच, वाज मच हायर,
बहुत ज़्यादा थी देन द जनरल पॉपुलेशन फिगर, कि सामान्य जनसंख्या की तुलना में ये जो डिसेबल्ड लोग हैं, इन डिसेबल्ड लोगों में असाक्षरता बहुत ज़्यादा थी। द शेयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल वाज क्वाइट हायर। अगर हम हिस्से की बात करें, किनका हिस्सा? डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, द शेयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल वाज क्वाइट हायर देन अदर मेजर सोशल कैटेगरीज। कि अगर हम समाज की विभिन्न कैटेगरीज की, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए लोगों की अगर हम बात करें, तो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं वे स्कूल से बाहर थे, ज़्यादातर लोग हैं ना, उनका परसेंटेज ज़्यादा था। द शेयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, है ना, जब हमने इन आंकड़ों को देखा, एजुकेशनल इंडिकेटर्स को, तो उनमें ये पाया गया कि ज़्यादातर डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो थे वे स्कूल से बाहर थे, है ना। तो इनकी जो स्कूल से बाहर होने की जो दर थी ना डिसेबल्ड चिल्ड्रन की, वो क्वाइट हायर, कुछ ज़्यादा थी तुलना में, किसकी तुलना में? अदर मेजर सोशल कैटेगरीज, अन्य सामाजिक जो कैटेगरीज हैं, उन सामाजिक कैटेगरीज की तुलना में डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन थे वे ज़्यादातर जो है स्कूल से बाहर थे। आगे देखते हैं। द 2001 सेंसस, ये तो 2001 की जो जनगणना है ना, पुट द इलिटरेसी रेट अमंग द डिसेबल्ड एट 51%। तो उस 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो इलिटरेसी रेट, असाक्षरता की दर, किन लोगों के बीच में? डिसेबल्ड लोगों के बीच में 51% थी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 51% डिसेबल्ड लोग असाक्षर थे 2001 की जनगणना के अनुसार। देयर वाज सिमिलर एविडेंस, है ना, एविडेंस का मतलब है प्रमाण या साक्ष्य। देयर वाज सिमिलर एविडेंस ऑफ देयर इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त, रिप्रेजेंटेशन इन एम्प्लॉयमेंट टू। यह भी देखा गया, क्या देखा गया? सिमिलर एविडेंस, है ना, इस बात के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। किस बात के साक्ष्य मिले हैं, किस बात के प्रमाण मिले हैं? कि रोजगार में भी इन लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। रोजगार में भी डिसेबल्ड लोगों का प्रतिनिधित्व जो था वह अपर्याप्त था, इनएडिक्वेट था। द 2016 लॉ, 2016 में डिसेबल्ड लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो कानून हमने बनाया, द 2016 लॉ सॉट, उस कानून में इस बात को देखा गया, इस बात को चाहा गया, सीक की सेकंड फॉर्म में सॉट है ना, इस बात को देखा गया, इस बात को चाहा गया, सॉट टू एड्रेस, की समाधान किया जाए, है ना। एड्रेस का मतलब है समाधान करना। टू एड्रेस दिस, क्या किसके लिए आया है दिस? ये दिस आया है कि भाई ये जो असाक्षरता की दर बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से डिसेबल्ड लोग हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इनको एम्प्लॉयमेंट भी जो है पर्याप्त नहीं मिला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया और 2016 में हमने एक कानून निर्मित किया, दिस बाय रेजिंग। तो उस कानून में हमने क्या किया? रेज का मतलब है बढ़ाना किसी चीज़ को और उठाना। रेजिंग द कोटा, है ना, कोटा का मतलब है जो आप आरक्षित कर देते हो ना, जैसे सीट आरक्षित कर दिया आपने, उसको बोलते हैं कोटा। फॉर द डिसेबल्ड फ्रॉम 3% टू 5%। तो क्या किया गया? डिसेबल्ड लोगों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, है ना, आरक्षित जो सीट है उनके लिए, आरक्षित जो स्थान है, उसको क्या किया गया? 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया 2016 के कानून में। एंड एनविसेज का मतलब क्या होता है? परिकल्पना करना, है ना। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरीके का प्रोत्साहन, है ना, एक तरीके का प्रोत्साहन देना, है ना, कुछ भत्ते प्रदान करना, उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू हायर देम। कि भाई 2016 में जो कानून बनाया गया, उस कानून में इस चीज़ को देखा गया कि जो विभिन्न प्राइवेट सेक्टर है ना, उनको क्या किया जाए? कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाए, है ना। इंसेंटिव्स का मतलब है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को कुछ इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर जो है अपने आगे चलकर डिसेबल्ड लोगों को अपनी कंपनीज में जो है शामिल करें। प्राइवेट लोगों को कुछ इस तरह की छूट दी जाए, कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स उनको दिए जाएं कि भाई प्राइवेट लोग जो हैं वे आगे चलकर डिसेबल्ड लोगों को अपनी कंपनीज में या फिर अपने उनके जो भी क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में उनको जगह दें, है ना। इनविसेज, तो इस बात की कल्पना की गई, परिकल्पना की गई 2016 के कानून में कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है ज़्यादा से ज़्यादा इनको हायर कर सकें। तो इस बात की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसे इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर्स को दिए जाएँ, है ना। इस बात को भी इस कानून में देखा गया। इट इज़ वाइटल, वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दैट दिस इज फुली गिवन इफेक्ट टू, सो दैट दिस सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट लेफ्ट आउट। इट इज वाइटल दैट दिस इज फुली गिवन इफेक्ट टू। तो अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है ना, इस बात को पूरी तरीके से प्रभावपूर्ण बनाया जाना चाहिए, है ना। इट इज़ वाइटल दैट दिस इज फुली गिवन इफेक्ट, कि भाई ये बहुत जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको क्या किया जाए? फुली गिवन इफेक्ट, इसको जो है पूरी तरीके से प्रभाव में लाया जाए। सो दैट, ताकि दिस सिग्निफिकेंट सेगमेंट, है ना,
ताकि यह जो महत्वपूर्ण तबका है, डिसेबल्ड लोगों के लिए कहा गया है, ऑफ द पॉपुलेशन, कि हमारी जनसंख्या का ये जो महत्वपूर्ण तबका है ये पीछे न छूट जाए। इज नॉट लेफ्ट आउट का मतलब है कि भाई इस तबके को हम छोड़ न दें, ये तबका छूट न जाए। ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांस, कि हमारी जो सामाजिक और आर्थिक तरक्की है, हमारी जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति है, उस सामाजिक और आर्थिक तबका में ये तबका, आर्थिक प्रगति में ये तबका कहीं पीछे न छूट जाए। उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसको बिल्कुल प्रभावी तरीके से जो है लागू किया जाए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अब इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा वुड का प्रयोग, है ना, कि ये वुड का प्रयोग है जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से रोज की रोज एडिटोरियल में तो कई जगह हम वुड का प्रयोग देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला देखते हैं वुड का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर पास्ट में आप कोई बात कर रहे हो तो वहां पर विल ना लगा के आप वुड का प्रयोग करोगे। जैसे ही टोल्ड मी, है ना, पास्ट की बात हो रही है कि उसने मुझे बताया, दैट ही वुड ट्राई टू सॉर्ट आउट। अब यहाँ पे विल लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, विल गलत हो जाएगा आपका, कि भाई पास्ट टेंस बना दिया आपने। तो पास्ट टेंस में अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो वहां पर विल की जगह वुड का प्रयोग करोगे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड ट्राई टू सॉर्ट आउट द स्टेलमेट। सॉर्ट आउट का मतलब है हल करना किसी चीज को। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, स्टैंड ऑफ, है ना। गतिरोध की स्थिति होती है ना, फंस जाए मामला, ना तो इधर से कुछ हो पा रहा है ना उधर से कुछ हो पा रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड ट्राई टू सॉर्ट आउट द स्टेलमेट। उसने मुझे बताया कि वह इस गतिरोध की स्थिति को हल करने की कोशिश करेगा। अगला देखते हैं, है ना। तो पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, शी सेड दैट शी वुड नॉट लेट हैपन एनीथिंग सररेप्टिशियसली। सररेप्टिशियसली का मतलब होता है चोरी छिपे। उसने कहा, क्या कहा उसने, कि वह कुछ भी चोरी छिपे नहीं होने देगी। तो देखो पास्ट है तो यहां भी जो है हम वुड लगाएंगे। उसने कहा कि वह कुछ भी चोरी छिपे घटित नहीं होने देगी, है ना, वह कुछ भी अलाउ नहीं करेगी कि कुछ भी जो है चोरी छिपे हो जाए। अगला देखते हैं वुड का प्रयोग, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। देखो क्या है ये, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कि पास्ट में जब आप कुछ किया करते थे ना, जैसे कि आप कहो कि मैं बचपन में खेला करता था, है ना, कि हम छुट्टियों के दौरान, हम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मनाली जाया करते थे। तो इस तरह की जब बातें होती हैं आपकी, तो उन्हें क्या करते हो आप, उन्हें भी वुड के माध्यम से एक्सप्रेस करते हो। जैसे व्हेन वी वर इन शिमला, जब हम शिमला में थे, वी वुड चैटर विवेसियसली। विवेसियसली का मतलब होता है बिल्कुल, एक तरीके से आप कह सकते हो एनर्जी के साथ, है ना, बिल्कुल उत्साह के साथ, उसको बोलते हैं विवेसियसली। विवेसियसली का मतलब होता है जब कोई भी काम आप बिल्कुल उत्साह के साथ करते हो, एनर्जी के साथ करते हो ना, तो बोलेंगे आप कि यार वो बड़ा ही विवेसियसली काम करता है ना, कि बहुत ही वह व्यक्ति जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा विवेसियस है, एनर्जी से भरा हुआ है। तो वी वुड चैटर विवेसियसली फॉर आवर्स। जब हम शिमला में थे, हो सकते हैं कोई मित्र होंगे, दो दोस्त होंगे, लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, तो क्या कह रहे हैं वे, व्हेन वी वर इन शिमला, जब हम शिमला में थे, तब हम घंटों बतियाया करते थे। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। शी वॉज ए पायस लेडी। पायस का मतलब होता है धार्मिक, वह एक धार्मिक महिला थी। शी वुड वर्शिप एवरी मंडे, वह हर सोमवार को पूजा करती थी, है ना, वह हर सोमवार को पूजा किया करती थी। तो इस तरह से भी आप क्या करते हो, वुड का प्रयोग करते हो। अगला देखते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना, जैसे वुड यू एंडोर्स माई जेन्युइन डिमांड प्लीज। अब देखो, एक तो आप विल से बोलो, है ना, कि भाई क्या आप ये करोगे, विल यू गिव मी योर पेन। एक तो आप इस तरह से बोलो, क्या तुम मुझे मेरा पेन दोगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा कठोर तरीका है कहने का। जब आप वुड लगा के बोलते हो ना, तो वुड का मतलब बहुत ही पोलाइट तरीके से आप बोल रहे हो कि वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, कि क्या आप मुझे अपने पेन देने का कष्ट करेंगे। इस तरह से हो जाता है इसका हिंदी अर्थ, है ना। तो वुड यू एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। जेन्युइन का मतलब है वास्तविक, कि क्या आप मेरी वास्तविक मांग का समर्थन करेंगे, है ना। तो आप बहुत ही गहरी अपने मतलब दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, बहुत ही ज़्यादा। जब आप विल लगाओगे ना, तो विल का मतलब है कोई दिल से रिक्वेस्ट नहीं है, वो सामान्य बात है, वो ज़्यादा उसमें कोई आपने जो है ना ज़्यादा कोई मूल्य नहीं दिया व्यक्ति को। लेकिन आप अगर वुड लगाते हो तो आप व्यक्ति को जो है ना बहुत ही गहरे सम्मान की दृष्टि से ट्रीट कर रहे हो उसे। अगला देखो, वुड यू माइंड गिविंग योर कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। फॉर ए लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। अगेंस्ट प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी मतलब पता है आपको क्या होता है। साहित्यिक चोरी का मतलब है कि मैंने कोई किताब लिखी, उस किताब में से आपने क्या किया, उस किताब में से आपने कुछ पॉइंट्स चुरा लिए, या फिर आपने उस पूरी की पूरी किताब को अपने नाम से छाप दिया, तो उसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। कि भाई मेरी किताब में से आपने एक पैराग्राफ, या मेरी किताब में से आपने एक कहानी पूरी की पूरी चुरा के और अपनी किताब बना के छाप दी, तो इसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी। अब देखो इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, वुड यू माइंड, कि भाई आप एतराज़ तो नहीं करेंगे
गिविंग योर कंसेंट, कि आप अपनी सहमति देंगे, मतलब इसमें ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप सहमति देंगे एक ऐसे कानून के लिए जो कि साहित्यिक चोरी के लिए है। फॉर ए लेजिस्लेशन अगेंस्ट प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी के खिलाफ जो कानून है उस कानून के लिए क्या आप अपनी सहमति देंगे, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा अपनी सहमति देने में इस कानून के लिए। इस तरह से है इस वाक्य का मतलब, है ना, कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा कि आप अपनी सहमति देंगे। तो ये है पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना। तो इस तरह से भी जो है आप रिक्वेस्ट करोगे तब भी आप वुड का प्रयोग करते हो। अगला देखते हैं पॉसिबिलिटी, है ना। यहाँ पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी का मतलब है एक तरह का इमेजिनेशन, है ना। भाई आप क्या है, एक अपना ओपिनियन व्यक्त कर रहे हो, है ना। अनसर्टेन चीज़ें हैं ना, अनसर्टेन बात है कोई, उसके लिए आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। जैसे दैट जोवियल, जोवियल का मतलब होता है खुश मिजाज, दैट जोवियल पर्सन वुड बी हिज ब्रदर, है ना। आपने देखा, है ना, तो आपने क्या किया, अपना ओपिनियन दिया कि यार ये जो है ना ये उसका भाई होगा। दैट जोवियल पर्सन वुड बी हिज ब्रदर, कि वह मजाकिया व्यक्ति उसका भाई होगा। तो इस तरह का, जब इस तरह का अनसर्टेन व्यक्तियों के संबंध में या अनसर्टेन बातों के संबंध में जब आप अपना ओपिनियन व्यक्त करते हो तो वह ओपिनियन जो है आप वुड के माध्यम से एक्सप्रेस करते हो, है ना। दैट जोवियल पर्सन वुड बी हिज ब्रदर। अगला देखो, ही वुड बी हिज एवेरिसियस, एवेरिसियस का मतलब होता है लालची, है ना। ही वुड बी हिज एवेरिसियस फ्रेंड। अब यहाँ भी क्या है, आप अपना एक तरीके का ओपिनियन दे रहे हो, है ना, आपको पक्का नहीं है लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि आपने जैसे हो सकता है इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा, कुछ हुलिया इस व्यक्ति का आपको याद होगा, तब आप बता रहे हो कि यार ये जो है ना ये उसका लालची दोस्त होगा। ही वुड बी हिज एवेरिसियस फ्रेंड। तो इस तरह से भी इसका हम वुड का प्रयोग करते हैं। अगला वुड का प्रयोग है विश के रूप में। आप कुछ चाहते हो, है ना, किसी चीज़ की कुछ इच्छा करते हो, उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं ना। आपको कई तरह से हो सकता है। एक तो रैदर जो आता है ना, इसके में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड रैदर डाई विथ माई टीनेट, टीनेट का मतलब होता है सिद्धांत, रेदर देन लिव विथ दिस स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। मैं अपने सिद्धांत के साथ मरना पसंद करूंगा बजाय इस कलंक के साथ जीने के, बजाय इस कलंक के साथ जीने के मैं अपने सिद्धांत के साथ मरना पसंद करूंगा, है ना। तो इस तरह से विश अगर व्यक्त कर रहे हो आप तब भी आप वुड का प्रयोग करते हो। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक का मतलब होता है मैं चाहूंगा। डिफर का मतलब होता है टालना, है ना, अवॉइड करना, टालना। दिस डिस्प्यूटेड मैटर का मतलब है विवादित मामला। फॉर ए वाइल का मतलब है कुछ समय के लिए, मैं कुछ समय के लिए इस विवादित मामले को टालना चाहूंगा, मेरी ऐसी इच्छा है कि भाई कुछ देर के लिए इस मामले को टाल दिया जाए। तो इस तरह से भी विश का प्रयोग करते हो आप, है ना। तो वुड यहाँ भी लगाओगे आप। आई वुड बी ग्लैड, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, टू हेल्प यू, आपकी मदद करके मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी मदद करूँ। इन दिस कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, सराहनीय, कि आप ये जो सराहनीय काम कर रहे हो, इस सराहनीय काम में आपकी मदद करके मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना, ये तो मेरी इच्छा है कि मैं इस काम में आपकी मदद करूं। तो इस तरह से भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं वुड का प्रयोग। तो ये हमारा वुड का, और ये जो वुड का प्रयोग है ना हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है एक तरीके की काल्पनिक परिस्थिति, है ना, इमेजिनेशन करते हो आप, है ना। इसको, ये जो यूज है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर की दृष्टि से। न्यूज़पेपर में क्या है आपको हमेशा देखने को मिलेगा, वो कहीं भी वुड लगा देते हैं। जैसे देखो, कंसीडरिंग द सिचुएशंस, कंसीडरिंग का मतलब क्या होता है ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, टू ओवरकम दिस पेंडेमिक। ओवरकम का मतलब होता है इससे निजात पाना, इसके पार पाना, है ना, पार पाना। टू ओवरकम दिस पेंडेमिक, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह जो वैश्विक महामारी है इससे निपट पाना, है ना, इससे पार पा पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एक तरीके से विचार रहा है। जैसे एडिटोरियल में आपको इस तरह की लाइन देखने को मिलेगी या न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, तो ये विचार कर रहा है। विल का प्रयोग हम करते हैं जब एक डेफिनेट बात हो ना कि भाई भविष्य में ऐसा होगा। जैसे सरकारी आदेश के अनुसार 6 तारीख से स्कूल खुलेंगे। अब इसमें किसी तरह का कोई इमेजिनेशन नहीं है, हमें पक्का पता है कि भाई 6 तारीख से ये काम जो है निर्धारित है और 6 तारीख से ये काम हो जाएगा, है ना, पक्का है। लेकिन यहाँ पे कोई पक्का है क्या, इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इमेजिनेशन कर रहे हैं, मतलब कि क्या ऐसा होगा इस तरह से। तो जब हम क्या करते हैं वुड का प्रयोग करते हैं। इट वुड नॉट बी अ फीजिबल आइडिया टू आउस्ट हिम फ्रॉम दिस ऑफिस। इट वुड नॉट बी अ फीजिबल आइडिया, फीजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक, यह एक व्यवहारिक विचार नहीं होगा, टू आउस्ट हिम फ्रॉम दिस ऑफिस। आउस्ट का मतलब क्या होता है, आउस्ट का मतलब होता है एक्सपेल कर देना, है ना, किसी को निकाल देना।
तो किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेकिन उसको लग रहा है, एक इमेजिनेशन कर रहा है वो कि यार अगर हम इस व्यक्ति को कंपनी से निकाल देते हैं तो हो सकता है हमारी कंपनी जो है घाटे में चली जाए, हो सकता है कंपनी में लोग जो है वो हड़ताल पे उतर आए, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वो एक इमेजिनेशन है उसके दिमाग में। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो ऐसे में भी आप क्या करते हो, विल का उपयोग ना करके आप वुड का उपयोग करते हो। भाई ये कोई प्लान थोड़ी है हमारा पूर्व निर्धारित कि हम इसके लिए विल का प्रयोग करें, तो इसलिए वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि यदि आप इस ड्रेस को पहनो तो आप अच्छे दिखोगे। अब ये क्या है, मेरी एक इमेजिनेशन है, मैं एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिज्यूम्पशन कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं जो है एक सिचुएशन निर्मित कर रहा हूँ कि हाँ यार अगर आप इस ड्रेस को पहनोगे तो अच्छे दिखोगे, तो यू वुड लुक बेटर, कि भाई अगर आप इस ड्रेस को पहनते हो तो आप अच्छे दिखोगे। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप वुड का प्रयोग कर सकते हो। तो जब भी किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन दी जाती है ना, कोई सजेशन दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर एडिटोरियल में या अखबार में हमें क्या है, वुड का प्रयोग देखने को मिलता है। अब तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे हमारे वुड के प्रयोग हुए, इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे वुड के प्रयोग, है ना।